अपना मॉर्निंग इमेजिन करो। आपके फोन का अलार्म जो प्लास्टिक का बना है आपको जगाता है। आप लाइट ऑन करते हो जो बिजली से चलती है और ये बिजली अक्सर नेचुरल गैस से बनती है। आप प्लास्टिक के टूथब्रश से अपने दांत ब्रश करते हो। आप कार, बस या ट्रेन से काम पर जाते हो। ये सभी मोमेंट्स छोटे और बड़े एक इनविजिबल थ्रेड से जुड़े हुए हैं। ये थ्रेड है पेट्रोल और डीजल की कहानी। ये कहानी किसी फैक्ट्री में शुरू नहीं होती, बल्कि लाखों साल पहले धरती के बहुत अंदर शुरू होती है। ये एक ऐसे एनर्जी सोर्स की कहानी है जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को पूरी तरह से बदल दिया है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। इस लिक्विड गोल्ड को, जैसा कि कई लोग इसे कहते हैं, हमारी मॉडर्न दुनिया का लाइफ ब्लड माना जाता है। ये उन ट्रक्स को फ्यूल देता है जो हमारे स्टोर्स तक खाना पहुंचाते हैं। ये उन प्लेन्स को पावर देता है जो घंटों में कॉन्टिनेंट्स को जोड़ते हैं। ये उन प्लास्टिक्स का बेस मटेरियल है जो हमारे कपड़ों से लेकर हमारे कंप्यूटर्स तक हर चीज में है। पेट्रोल और डीजल के बिना दुनिया जैसा कि हम जानते हैं रुक जाएगी। हमारे शहर शांत हो जाएंगे। हमारी ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। ये इनक्रेडिबल रिलायंस इसकी ओरिजिन और जर्नी की कहानी को और भी फैसिनेटिंग और हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट बनाता है। ये समय जियोलॉजी और ह्यूमन इंजेन्युइटी की जर्नी है। इसके इन्फ्लुएंस के शीयर स्केल के बारे में सोचो। हर दिन दुनिया लगभग 100 मिलियन बैरल्स ऑयल कंज्यूम करती है। ये स्टैगरिंग अमाउंट दिखाता है कि हमारी जिंदगी इस फॉसिल फ्यूल से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। उन फर्टिलाइजर से जो हमारी फसलों को उगाने में मदद करते हैं से लेकर उन सड़कों पर एस्फाल्ट तक जिन पर हम चलते हैं, इसके फिंगरप्रिंट्स हर जगह हैं। एक प्री हिस्टोरिक स्वैम्प से एक मॉडर्न व्हीकल के फ्यूल टैंक तक की ये जर्नी साइंस और इंडस्ट्री के सबसे महान एपिक्स में से एक है। ये माइक्रोस्कोपिक लाइफ, इमेंस जियोलॉजिकल प्रेशर और ह्यूमैनिटी की पावर और प्रोग्रेस की रिलेंटलेस क्वेस्ट की कहानी है। एक ऐसी क्वेस्ट जिसने पिछली सदी को डिफाइन किया। लेकिन इस पावर के साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। वही चीज जिसने हमारी ग्रोथ को फ्यूल दिया, वो हमारे प्लेनेट की सबसे बड़ी चुनौतियों के दिल में भी है। इसकी कहानी को समझना सिर्फ हमारी मॉडर्न कन्वीनियंसेस की सराहना करना नहीं है, ये हमारे कंजम्पशन के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना भी है। ये इस एंशिएंट एनर्जी सोर्स के साथ हमारे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को पहचानना भी है। जैसे ही हम एक क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं, नए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की ओर देख रहे हैं, तो पीछे मुड़कर पेट्रोल और डीजल की इनक्रेडिबल वर्ल्ड चेंजिंग स्टोरी को समझना पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सभी की है। हमारी कहानी इंसानों के धरती पर आने से बहुत पहले शुरू होती है। 100 मिलियन साल से भी पहले की दुनिया की कल्पना करो, डायनासोर्स के समय की। महासागर और विशाल इनलैंड सीज जीवन से भरे हुए थे। लेकिन हमारी कहानी का मुख्य किरदार कोई विशाल डायनासोर नहीं है। ये एक टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसे प्लैंकटन कहते हैं। ये टाइनी प्लांट्स, जिन्हें फाइटोप्लैंकटन कहा जाता है, और एनिमल्स, जिन्हें जूप्लैंकटन कहा जाता है, पानी की सतह के पास तैरते थे, सूरज की ऊर्जा को सोखते थे। जब ये काउंटलेस ट्रिलियंस ऑर्गेनिजम्स मर गए, तो उनके शरीर सिर्फ गायब नहीं हुए। इसके बजाय वे धीरे धीरे डार्क क्वाइट ओशन फ्लोर पर नीचे चले गए। लाखों सालों में इन मृत ऑर्गेनिजम्स की लेयर पर लेयर सी बेड पर जमा होती गई। वे रेत, सिल्ट और मिट्टी के साथ मिल गए, एक थिक ऑर्गेनिक रिच स्लज बनाते हुए। जैसे जैसे और अधिक सेडिमेंट ऊपर जमा होता गया, नीचे की लेयर्स धरती की क्रस्ट में और गहरी दबती गईं। इस एंशिएंट ग्रेवयार्ड पर पूरे पहाड़ों के वजन की कल्पना करो। ये इमेंस प्रेशर धरती के कोर से बढ़ती हुई गर्मी के साथ मिलकर एक धीमी और जादुई ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दी। ये एक जियोलॉजिकल किचन की तरह था जो इन ऑर्गेनिक रिमेन्स को युगों तक पकाता रहा। ये प्रक्रिया नेचर का एक स्लो मोशन मिरेकल है। इंटेंस हीट और प्रेशर ने मृत प्लैंकटन के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया। ऑक्सीजन बाहर निकल गई और जो बचा वह हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स, हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण था। इस थिक, डार्क, एनर्जी रिच लिक्विड को हम क्रूड ऑयल कहते हैं। इसके साथ ही नेचुरल गैस के पॉकेट्स भी बने। ये प्राइमोर्डियल सूप, जो एंशिएंट लाइफ के रेमनेंट्स से बनी थी, लाखों सालों तक धीरे धीरे पकाई और कंसंट्रेटेड की गई। ये पोरस रॉक लेयर्स में फंसी हुई थी, जैसे एक स्पंज में पानी ऊपर नॉन पोरस रॉक कैप्स से सील की हुई। और इस तरह जमीन के बहुत नीचे इस ब्लैक गोल्ड के विशाल रिजर्वॉयर्स छिपे हुए थे, इंतजार करते हुए। वे प्राचीन सनलाइट और जीवन का एक टाइम कैप्सूल थे।
एक प्लैनेटरी बैटरी जो जियोलॉजिकल एजेस में चार्ज हुई थी। लाखों सालों तक ये इनक्रेडिबल एनर्जी सोर्स गहरी धरती का एक सीक्रेट बना रहा। डायनासोर्स घूमे और गायब हो गए, आइस एजेस आए और गए, और ह्यूमन सिविलाइजेशन का धीमा उदय शुरू हुआ। इस दौरान स्टोर्ड एनर्जी का ये इमेंस ट्रेजर निष्क्रिय पड़ा रहा, एक अनदेखी विरासत जो एक ऐसी प्रजाति का इंतजार कर रही थी जो इतनी चालाक और शायद इतनी लापरवाह भी हो कि इसे ढूंढ सके और इसकी शक्ति को अनलॉक कर सके। इंसान के ज्यादातर इतिहास में क्रूड ऑयल एक ट्रेजर से ज्यादा एक न्यूसेंस था। ये कभी कभी चिपचिपी काली पूल्स में सतह पर रिश्ता था। मेसोपोटामिया में प्राचीन सभ्यताओं ने इस टार या बिटुमेन का इस्तेमाल अपनी नावों को वाटरप्रूफ करने और अपनी ईंटों को जोड़ने के लिए किया। चीनियों ने 4वीं शताब्दी की शुरुआत में बांस के डंडों का इस्तेमाल करके इसके लिए ड्रिल किया, लेकिन वे मुख्य रूप से सॉल्ट वाटर को एवापोरेट करने के लिए नेचुरल गैस की तलाश में थे। हजारों सालों तक इंसान ने चिपचिपी चीज देखी, लेकिन उसके अंदर बंद इनक्रेडिबल एनर्जी को नहीं समझा। ऑयल की असली क्षमता एक रहस्य बनी रही, एक जियोलॉजिकल क्यूरियोसिटी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ दुनिया बदलने लगी। फैक्ट्रीज को फ्यूल की जरूरत थी और शहरों को लाइट की। लाइट का प्राथमिक स्रोत व्हेल ऑयल था, जो व्हेल पॉपुलेशंस के कम होने के कारण इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव और स्केर्स होता जा रहा था। लोगों को एक सस्ता, ज्यादा रिलायबल ऑल्टरनेटिव चाहिए था। साइंटिस्ट्स ने रॉक ऑयल के साथ प्रयोग करना शुरू किया, जो जमीन से रिश्ता था। उन्होंने पाया कि इसे केरोसिन में रिफाइन किया जा सकता है, जो लैंप्स के लिए एक क्लीन बर्निंग फ्यूल था। अचानक काले स्लज का एक मकसद था, ये दुनिया को रोशन कर सकता था और एक नया इंडस्ट्री का जन्म हुआ। महत्वपूर्ण क्षण 27 अगस्त 1869 को टाइटसविल, पेंसिल्वेनिया के पास आया। एडविन ड्रेक नाम का एक पूर्व रेल रोड कंडक्टर ऑयल के लिए ड्रिल करने के लिए दृढ़ था, जैसे लोग पानी के लिए ड्रिल करते थे। कई लोगों ने सोचा कि वह पागल था। उसके प्रोजेक्ट को ड्रेक्स फॉली कहते थे। एक साधारण स्टीम पावर्ड इंजन का उपयोग करके उसने जमीन में एक ड्रिल पाइप ठोका। दिन ब दिन उसका ड्रिल धीरे धीरे धरती में गहरा होता गया। आखिरकार सिर्फ 69 और आधा फीट की गहराई पर ड्रिल एक क्रेविस में गिर गया। अगले दिन ऑयल सतह पर आ गया था। ड्रेक को ब्लैक गोल्ड मिल गया था। उसने दुनिया का पहला कमर्शियल ऑयल वेल ड्रिल किया था। ड्रेक की सफलता ने एक फ्रेंजी को ट्रिगर किया। एक मैसिव ऑयल रश शुरू हुआ, ठीक वैसे ही जैसे पहले गोल्ड रशेस हुए थे। लोग पेंसिल्वेनिया और बाद में टेक्सास, ओक्लाहोमा और कैलिफोर्निया में उमड़ पड़े, अमीर बनने की उम्मीद में। बूम टाउन्स रातों रात उगाए। किस्मतें एक दिन में बनी और बिगड़ी। ये मॉडर्न ऑयल इंडस्ट्री का केओटिक जन्म था। ह्यूमैनिटी ने आखिरकार धरती से प्राचीन ऊर्जा को सिस्टमैटिकली निकालने का तरीका सीख लिया था। दुनिया कभी ऐसी नहीं रहेगी। ऑयल का युग शुरू हो गया था और ये एक ऐसी क्रांति को फ्यूल देने वाला था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऑयल इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों में मुख्य प्राइस केरोसिन था। यह मनी प्रोडक्ट था जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के घरों और सड़कों पर लैंप्स जलाने के लिए किया जाता था। जब केरोसिन निकालने के लिए क्रूड ऑयल को गर्म किया जाता था तो कई और सब्सटेंसेस भी बनते थे। इनमें से एक बहुत ही हल्का, वॉलेटाइल और हाईली फ्लैमेबल लिक्विड था। यह जल्दी एवेपोरेट हो जाता था और इसे एक बेकार, खतरनाक बाय प्रोडक्ट माना जाता था। यह वेस्ट प्रोडक्ट गैसोलीन था, या जैसा कि हम इसे कहते हैं, पेट्रोल। दशकों तक रिफाइनरीज को इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वे अक्सर इसे नदियों में फेंक देते थे, जिससे एक टेरिबल पोल्यूशन प्रॉब्लम पैदा होती थी। इस अनवांटेड बाय प्रोडक्ट की डेस्टिनी एक नई मशीन के आविष्कार के साथ बदल गई, द इंटरनल कंबस्शन इंजन। जर्मनी में कार्ल बेंज और गॉटलीब डाइमलर जैसे इन्वेंटर्स एक हॉर्सलेस कैरेज विकसित कर रहे थे। उनके इंजन्स को एक खास तरह के फ्यूल की जरूरत थी। ये एक ऐसा लिक्विड होना चाहिए था जिसे आसानी से वेपराइज किया जा सके और हवा के साथ मिलाया जा सके, और इसे एक स्पार्क से इग्नाइट करने की जरूरत थी ताकि एक छोटा कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन पैदा हो सके जो एक पिस्टन को धकेले। उन्होंने कई सब्सटेंसेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जो सबसे अच्छा काम किया वह वही बेकार गैसोलीन था जिसे ऑयल रिफाइनरीज फेंक रहे थे।
इसकी शक्ति को वास्तव में कैसे प्रदर्शित किया गया, इसकी कहानी ऑटोमोटिव फोल्कलोर का हिस्सा है। 1888 में कार्ल बेंज की पत्नी बर्था बेंज ने अपने पति के आविष्कार की वायबिलिटी को साबित करने का फैसला किया। उसे बताए बिना वह अपनी प्रोटोटाइप ऑटोमोबाइल पर पहली बार लॉन्ग डिस्टेंस रोड ट्रिप पर निकली, लगभग 106 किलोमीटर की यात्रा। उसकी सबसे बड़ी चुनौती फ्यूल ढूंढना था। कार पेट्रोलियम ईथर नामक लिग्रोइन पर चलती थी, जो गैसोलीन के बहुत समान था। वह प्रसिद्ध रूप से वीजलॉक शहर में एक फार्मेसी पर रुकने के लिए मजबूर हुई, ताकि वे जितनी भी बोतलें उनके पास थीं, उन्हें खरीद सकें। उनकी सफल यात्रा एक मार्केटिंग मास्टरपीस थी, जिसने साबित किया कि ऑटोमोबाइल पेट्रोल द्वारा संचालित ट्रांसपोर्ट का भविष्य था। बर्था बेंज की डेयरिंग ट्रिप एक टर्निंग पॉइंट थी। 20वीं सदी की शुरुआत में ऑटोमोबाइल की पॉपुलैरिटी में विस्फोट हुआ। हेनरी फोर्ड और उनकी मास प्रोड्यूस्ड मॉडल टी जैसे इनोवेटर्स के कारण गैसोलीन की डिमांड आसमान छू गई। कभी बेकार वेस्ट प्रोडक्ट अचानक क्रूड ऑयल का सबसे वैल्यूएबल कंपोनेंट बन गया। ऑयल इंडस्ट्री को खुद को पूरी तरह से रीओरिएंट करना पड़ा। केरोसिन 19वीं सदी का किंग डिथ्रोन्ड हो गया। पेट्रोल रिफाइनिंग प्रोसेस का अनवांटेड चाइल्ड अब नया किंग था, जो अनप्रेसिडेंटेड मोबिलिटी और चेंज की एक सदी को पावर देने के लिए तैयार था। जब क्रूड ऑयल एक रिफाइनरी में आता है, तो यह एक थिक, ब्लैक और ज्यादातर अनयूजेबल मिक्सचर होता है। इसमें सैकड़ों अलग अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे, हल्के वाले से लेकर बहुत बड़े, भारी वाले तक। रिफाइनरी का काम एक विशाल सॉर्टिंग फैसिलिटी के रूप में काम करना है, इस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को इसके कई उपयोगी कंपोनेंट्स में अलग करना। यह प्रक्रिया मॉडर्न एल्केमी का दिल है, काले स्लज को उन फ्यूल्स और मटेरियल्स में बदलना जो हमारी जिंदगी को डिफाइन करते हैं। पूरा ऑपरेशन केमिकल इंजीनियरिंग का एक कमाल है। पाइप्स, टावर्स और टैंक्स का एक शहर जो एक साथ काम कर रहा है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। क्रूड ऑयल को एक विशाल फर्नेस में 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है। यह ज्यादातर ऑयल को तरल और वाष्प के गर्म मिश्रण में बदल देता है। इस मिश्रण को फिर एक विशाल वर्टिकल कॉलम के नीचे पंप किया जाता है, जिसे फ्रैक्शनेटिंग टावर कहते हैं, जो 100 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। अंदर टावर में अलग अलग स्तरों पर दर्जनों ट्रेज या प्लेट्स लगे होते हैं। जैसे ही गर्म वाष्प टावर से ऊपर उठती है, वह ठंडा होना शुरू हो जाती है। यहीं पर सेपरेशन का जादू होता है। अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। बहुत भारी मॉलिक्यूल्स जिनके लंबे कार्बन चेन्स होते हैं, जैसे कि बिटुमेन के लिए, जिसका उपयोग एस्फॉल्ट के लिए किया जाता है, उनके बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। वे टावर के गर्म बॉटम पर वापस तरल में बदल जाते हैं और उन्हें बाहर निकाला जाता है। जैसे ही बचा हुआ वाष्प ऊपर उठता रहता है, वह ठंडा होता जाता है। थोड़े कम बॉइलिंग पॉइंट्स वाले मॉलिक्यूल्स, जैसे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल और डीजल फ्यूल के लिए, टावर के बीच में ट्रेस पर कंडेंस होते हैं। वे इन इंटरमीडिएट टेम्परेचर्स पर तरल बन जाते हैं और उन्हें इकट्ठा किया जाता है। छोटे कार्बन चेन्स वाले सबसे हल्के मॉलिक्यूल्स, जैसे कि पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस या एलपीजी के लिए, उनके बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। वे टावर के कूलर टॉप तक पूरी तरह से ऊपर उठते रहते हैं, इससे पहले कि वे आखिरकार तरल में कंडेंस हों। इन्हें सबसे ऊंची ट्रेस से इकट्ठा किया जाता है। कुछ गैसेस बिल्कुल कंडेंस नहीं होती हैं और उन्हें सबसे ऊपर से इकट्ठा किया जाता है। इस तरह क्रूड ऑयल की सिंगल स्ट्रीम को उसके विभिन्न फ्रैक्शंस में उनके आकार और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर एलिगेंटली अलग किया जाता है, सबसे भारी से सबसे हल्के तक। जहां पेट्रोल और डीजल दोनों एक ही क्रूड ऑयल से आते हैं, वे फंडामेंटली अलग प्रोडक्ट्स हैं, जिन्हें फ्रैक्शनेटिंग टावर के अलग अलग लेवल्स से इकट्ठा किया जाता है। उनके ओरिजिन में यह अंतर उनके यूनिक प्रॉपर्टीज को समझाता है और क्यों उनका इंजन्स में एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पेट्रोल, जिसे गैसोलीन भी कहते हैं, छोटे हल्के हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स से बना होता है, आमतौर पर 5 से 12 कार्बन एटम्स के साथ। ये मॉलिक्यूल्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं, मतलब वे आसानी से एवेपोरेट हो जाते हैं। ये पेट्रोल इंजन के लिए बहुत जरूरी है, जिसे फ्यूल को हवा के साथ मिक्स करने की जरूरत होती है, इससे पहले कि उसे एक स्पार्क प्लग से इग्नाइट किया जाए। दूसरी ओर
डीजल फ्यूल बड़े भारी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स से बना होता है, आमतौर पर 13 से 18 कार्बन एटम्स के साथ। यह पेट्रोल की तुलना में ज्यादा डेंस, ऑयली और बहुत कम वॉलेटाइल होता है। यह इतनी आसानी से इवेपोरेट नहीं होता है। यह प्रॉपर्टी डीजल इंजन के लिए परफेक्ट है, जो पूरी तरह से अलग प्रिंसिपल पर काम करता है। एक डीजल इंजन स्पार्क प्लग का उपयोग नहीं करता है। इसके बजाय यह पहले सिलेंडर में हवा को कंप्रेस करता है, जो उसे बहुत ज्यादा तापमान तक गर्म कर देता है। तभी डीजल फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। फ्यूल सुपरहीटेड एयर के संपर्क में आते ही तुरंत इग्नाइट हो जाता है, जिससे कंबस्टन होता है, जो इंजन को चलाता है। इग्निशन में यह फंडामेंटल अंतर स्पार्क बनाम कंप्रेशन। यही कारण है कि आप एक पेट्रोल कार में डीजल या एक डीजल कार में पेट्रोल नहीं डाल सकते बिना गंभीर नुकसान पहुंचाए। एक डीजल इंजन में पेट्रोल कंप्रेशन से ठीक से इग्नाइट नहीं होगा और फ्यूल पंप और इंजेक्टर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। एक पेट्रोल कार में डीजल बहुत भारी और ऑयली होता है, ताकि वह ठीक से वेपराइज हो सके। ये स्पार्क प्लग्स और फ्यूल सिस्टम को क्लॉग कर देगा, जिससे इंजन बिल्कुल नहीं चलेगा। हर फ्यूल को विशेष रूप से अपने स्पेसिफिक टाइप के इंजन के साथ काम करने के लिए इंजीनियर किया जाता है। आखिरकार प्राचीन प्लैंकटन से एक कार के फ्यूल टैंक तक की यात्रा ट्रांसफॉर्मेशन और सेपरेशन की कहानी है। लाखों सालों में बना क्रूड ऑयल विभिन्न एनर्जी पोटेंशियल्स की एक लाइब्रेरी है। रिफाइनरी का काम उस लाइब्रेरी को खोलना और किताबों को सॉर्ट करना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मास्टर लाइब्रेरियन है। प्रत्येक प्रकार के मॉलिक्यूल को उसकी सही शेल्फ पर सावधानी से रखता है। पेट्रोल और डीजल इस लाइब्रेरी की सिर्फ 2 सबसे प्रसिद्ध किताबें हैं। प्रत्येक पावर और परफॉर्मेंस की एक अलग कहानी बताती है। प्रत्येक को उन स्पेसिफिक मशीन्स को चलाने के लिए तैयार किया गया है, जो हमारी दुनिया को आगे बढ़ाती हैं।